हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदी ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हमसे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, संडे और संडे में द हिंदू में कोई एडिटोरियल नहीं आता है, लेकिन अब छुट्टी तो कर नहीं सकते, तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो लगातार न्यूज में बने हुए हैं, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को आज छोटा ही रखेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये आर्टिकल है जल जीवन मिशन पर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के बारे में। अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ की एक टीम थी, उसने स्टडी किया जल जीवन मिशन पर, तो उसने कुछ प्रमुख निष्कर्ष निकाले, वही यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि केंद्र सरकार जल जीवन मिशन में सफल हो जाती है तो लगभग 3.6 ट्रिलियन टैप, जिसको अब देखिए टैप अगर आप लोग नहीं समझ रहे तो उसको टोटी बोलते हैं, नल का जल, जो अभी सरकार का हमारे महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। 2024 तक 100% नल का जल प्राप्त करना है, जल पहुंचेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरिया से होने वाली लगभग 4 लाख मौतों को रोक सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दूषित जल पीने से, दूषित जल की वजह से कई सारी बीमारी होती है, जिसमें से एक डायरिया भी, उसके अलावा पेचिस, टाइफाइड, पीलिया है, ये सारे दूषित जल की वजह से फैलते हैं। तो इनसे होने वाली मौतों को, कितनी मौतों को, तो 4 लाख मौतों को लगभग रोक सकता है अगर ये मिशन पूरी तरह सक्सेस हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगभग 14 मिलियन विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष DALY को रोका जा सकता है। नेक्स्ट, इस उपलब्धि से अनुमानित लागत में, यानी अभी देखिए अगर ये जो डायरिया से मौत हो रही है इसके इलाज में, या फिर ये जो हो रहा है 14 मिलियन विकलांगता समायोजित वर्ष, जब इनको हम बचा लेंगे तो इनसे कितना, लगभग $101 बिलियन की बचत की जा सकती है इन सारी चीजों से। नेक्स्ट पॉइंट है, रोज 66.6 मिलियन घंटा समय बचाएगा, जो विशेष रूप से महिलाओं को पानी भरने के लिए देना पड़ता है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, आप भी इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि घर में जो ये सारी चीजें होती है, पानी भरना, खाना बनाना, इस तरीके की चीजें जो होती है अक्सर महिलाओं के सर दी जाती है, यानी अक्सर ये सारे काम महिलाएं करते हैं। अब आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र के एक जिले में वाटर वाइफ्स का कॉन्सेप्ट है। वाटर वाइफ्स का क्या है, यानी जल पत्नी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि देखिए एक आदमी है, वो 2 शादियां करेगा और उसके तहत एक वाइफ को ऐसा रखेगा जो सिर्फ और सिर्फ उसका काम है पानी भर के लाना, यानी उसका और कोई काम ही नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, वो बस जाएगी पानी भर करके लाएगी, उसके बदले में उसको खाना पीना दिया जाएगा, घर में रहने को दिया जाएगा, बस उसका इतना ही काम है। ना उससे बच्चे पैदा किए जाएंगे, ना उसको एक पत्नी का दर्जा, कुछ नहीं, मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ जाना है और पानी भर के लेके आना है, उसका काम ही यही है। अब आप सोच के देखिए कितनी दयनीय स्थिति है, यानी अभी भी हमारे देश में ऐसी हालत बनी हुई है। अब पानी को लेकर के एक वाटर वाइफ का कॉन्सेप्ट चल रहा है, और अब कहीं ऐसे जगह नहीं, महाराष्ट्र में ही चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि रोज, हर दिन, प्रत्येक दिन 66.6 मिलियन घंटे का समय बचेगा, जो खासतौर से महिलाओं को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब लगभग 12.3 करोड़, अब का मतलब क्या है, अभी 2023 में 12.3 करोड़, यानी कि लगभग 62% लोगों के पास नल का जल है, जो कि 2019 में कितना था, 3.2 करोड़, 16.6%। ये कब हुआ था? तो जब ये मिशन स्टार्ट हुआ था तब लोगों के पास कितना था, तो 3.2 करोड़ लोगों के पास नल का जल था। लेकिन अब जब यहाँ 2023 में हम पहुंच गए हैं तो लगभग 62% लोगों के पास नल का जल पहुंच चुका है। पूर्ण रूप से नल का जल प्राप्त करने का अर्थ है कि पूरे वर्ष हर घर में प्रत्येक व्यक्ति न्यूनतम 55 लीटर जल रोज प्राप्त करे। अब इसका पूर्ण रूप से जल प्राप्त करने का क्या मतलब है? तो आप ये कहा जा रहा है, एक वर्ष में हर दिन, प्रत्येक दिन, एक घर में प्रत्येक व्यक्ति, यानी मान लीजिए एक घर में 5 लोग हैं तो हर व्यक्ति के इससे कितना, न्यूनतम 55 लीटर पानी आना चाहिए, और ये पूरा वर्ष भर बना रहना चाहिए, यानी कि वर्ष के 10 दिन या वर्ष के 300 दिन, यानी पूरे वर्ष 365 दिन ये बना रहना चाहिए। 55 लीटर न्यूनतम हर व्यक्ति प्राप्त करे, तब इसको कहा जाएगा कि पूरी तरीके से जल पहुंच रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारे मंत्रालय ने बताया, जल शक्ति मंत्री ने बताया कि प्रत्येक सेकंड एक जल का नल लगाया जा रहा है। वर्तमान में 5 राज्य, कौन कौन से? तो गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा और पंजाब, ये, और 3 केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से? अंडमान निकोबार, दमन दीव तथा नगर हवेली। अब देखिए ये दोनों एक ही में है, क्योंकि इसका नाम मिला करके एक कर दिया गया है, दमन दीव व नगर हवेली का। तथा पुडुचेरी ने 100% घर को नल का जल पहुंचा दिया। यानी इसमें से कौन कौन से? तो 5 राज्य हो गए। कौन कौन से राज्य हो गए? गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा और पंजाब। ये 5 राज्यों ने अपने आप को 100% नल का जल घोषित कर दिया है, यानी इनके यहाँ पे 100% ये कर दिया गया है, नल का जल पहुंचा दिया गया है। उसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपने आप को घोषित कर दिया कि इनके यहाँ भी 100% नल का जल घोषित कर दिया गया, पहुंचा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश 98.87% तथा बिहार 96.30% तक पहुंच चुके हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बिहार जैसा स्टेट भी इस चीज को अच्छे से लेकर के चल रहा है। अक्सर बिहार हर चीज में पीछे ही रहता है, लेकिन इसमें बिहार भी अच्छे से लेकर के चल रहा है, आगे चल रहा है, ठीक ठाक तरीके से लेकर के चल रहा है। यहाँ पे हर घर जल कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी गई है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन द्वारा कार्यान्वित हर घर जल कार्यक्रम की घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। यानी कब स्टार्ट हुआ था? तो 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुआ था। किसने किया था? तो प्रधानमंत्री जी ने किया था। किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता? तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और कौन सा मिशन था? तो जल जीवन मिशन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त आपूर्ति के लिए नलों के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की सस्ती और नियमित पहुंच प्रदान करना है।
सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सेवाओं के लिए SDG 6.1, आप यहाँ पे देखेंगे SDG 6 क्या है, तो SDG 6 है सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। यही SDG 6 का उद्देश्य है। उसके अंतर्गत कई सारे दिए गए हैं 6.1, 6.2, तो उसमें से 6.1 को ही टारगेट कर रहा है। इस कार्यक्रम के घटक कौन कौन से हैं, तो सफाई, स्वच्छता, और इसके लिए कौन कौन से कार्य करेंगे, तो WHO और यूनिसेफ के साथ संयुक्त निगरानी कार्यक्रम के साथ रेखांकित किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है चक्रवात के बारे में। अभी ये चर्चा में क्यों, आप जैसा आप लोग को पता है कि मानसून आने वाला है, जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा मानसून का सीजन, तो इसलिए चक्रवात अब चक्रवात हो गया, टाइफून ही चक्रवात का दूसरा नाम है। इसको अमेरिका वाले क्षेत्र में टाइफून कहा जाता है। और इस तरीके की जो भी परिघटनाएं हैं जैसे अल नीनो, ला नीना, ये सारी चीजें अब चर्चा में आएंगी ही आएंगी क्योंकि अभी मानसून शुरू होने वाला है। तो आइए देखते हैं चक्रवात के बारे में। चक्रवात किसे कहते हैं, तो उसको पहले देखते हैं। हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र, यानी हवाएं जो होती हैं, वायु जो है उसका अस्थिर चक्र होता है। ऐसे इस तरीके से हवाएं उठती रहती हैं जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है। यानी यहाँ पे जो ये केंद्र बनेगा ना, यहाँ पे निम्न वायुदाब रहेगा और बाहर जो रहेगा वो उच्च वायुदाब रहेगा चारों तरफ इसके, तो उसी को चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात सामान्यतः निम्न वायुदाब का केंद्र होता है जिसके चारों ओर समवायुदाब रेखाएं संकेंद्रित रहती हैं तथा परिधि या बाहर की ओर उच्च वायुदाब रहता है। इसके कारण हवाएं चक्रीय गति से परिधि से केंद्र की ओर चलने लगती हैं। यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि चक्रीय गति से कहां से किधर चलती है, तो परिधि से केंद्र की तरफ चलती हैं। स्टेटमेंट देकर इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और केंद्र में क्या रहता है, तो निम्न वायुदाब रहता है और बाहर क्या रहता है, उच्च वायुदाब रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, केंद्र में निम्न वायुदाब रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के घूर्णन के कारण इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत यानी वामावर्त दिशा में। जब उत्तरी गोलार्ध, ये देखिए मान लीजिए विश्व का जब इसको बांटेंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब इसमें बताया कि उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो चलने की दिशा होती है चक्रवात की, वो कैसी होती है, तो वामावर्त दिशा में होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ये मान लीजिए घड़ी है, अब घड़ी कैसे चलती है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ से इस तरीके से चलेगी, लेकिन जब ये उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे चक्रवात तो इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से इनकी गति हो जाएगी। और जब ये दक्षिणी गोलार्ध में है तो सुइयों की जो घड़ी की सुई होती है उसकी दिशा में चलेंगे, यानी इस तरीके से चलेंगे, इधर तरीके से। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। चक्रवात प्राय गोलाकार, अंडाकार या वी आकार के होते हैं। चक्रवात कोई मंडलीय विक्षोभ, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस के अंतर्गत शामिल है। यानी ये क्या चक्रवात एक तरीके से, तो साइंटिस्ट को क्या बताते हैं कि वायुमंडलीय डिस्टर्बेंस है, यानी वायुमंडल में जब डिस्टर्ब होता है तभी चक्रवात बनते हैं। ये किस किस आकार के हो सकते हैं, तो गोलाकार हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं और वी आकार के हो सकते हैं। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, तो चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर तय किया जाता है, तो ये अवस्थिति के आधार पर तय किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए आवश्यक दशाएं, अगर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनना है तो उसके लिए कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए। अब यही क्वेश्चन एक दफा यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ये PYQ समझ लीजिए एक तरीके से, यूपीएससी में एक दफा ये पूछा जा चुका है प्री में। इनकी उत्पत्ति और विकास के लिए निम्नलिखित अनुकूल दशाएं हैं। पहला पॉइंट है गर्म तथा आर्द्र वायु का लगातार आरोहण होना चाहिए। आरोहण से क्या मतलब है, यानी वायु जो है उठते रहनी चाहिए। ये है, तो ये मान लीजिए इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ये लगातार उठते रहनी चाहिए वायु। क्योंकि चक्रवात को ऊर्जा की आपूर्ति संघनन की प्रक्रिया में छुपी हुई ऊष्मा, इसको क्या गुप्त ऊष्मा जो बोलते हैं, जब संघनन की प्रक्रिया तो गुप्त ऊष्मा जो होती है उसी से इसको ऊर्जा मिलती है। वह यह समुद्र सतह, जहां समुद्र सतह का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। यानी जो समुद्री सतह, जैसे मान लीजिए बे ऑफ बंगाल हो गया और यहाँ पे अरेबियन सी होगा, ये बीच में हमारा भारत है, तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनके जो तापमान है समुद्री सतह का वो कितना होना चाहिए, तो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। समुद्री सतह पर निम्न वायुदाब का विकास तथा वायु का अभिसरण व आरोहण होना चाहिए। कोरियोलिस बल, अब ये क्या होता है, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ये पृथ्वी अपने धुरे पे जब घूमती है तो इसके घूर्णन के कारण जो बल लगता है उसको कोरियोलिस बल कहते हैं। कि उपस्थिति अनिवार्य है क्योंकि यह वायु को चक्रीय गति प्रदान करती है। यानी जब तक ये पृथ्वी घूमेगा नहीं तो वायु किस तरीके से चक्रीय गति कैसे बनाएगी। धरातलीय चक्रवात के ऊपरी वायुमंडलीय परत में प्रति चक्रवातीय दशाएं होनी चाहिए। यानी ये देखिए, इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनना है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। स्टेटमेंट देके यूपीएससी में इस तरीके से पूछा था, 1 और 2 और 3 इस तरीके से करके पूछा था। ये PYQ एक तरीके से समझिए इसको। चक्रवातों का नामकरण किस आधार पर किया जाता है, तो चक्रवातों के नामकरण से पहले चक्रवात को उनके अक्षांश देशांतर के आधार पर पहचाना जाता था। वर्तमान में चक्रवातों का नामकरण उनके स्थान, उनकी विशेषता और विस्तार के आधार पर किया जाता है। चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया वर्ष 1953 से शुरू हुई थी, जो अब तक जारी है। चक्रवातों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला की। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इसमें से Q, U, X, Y और Z वर्ण को हटा दिया गया, यानी इन सारे वर्ण को शामिल नहीं किया जाता है जब इसका नाम रखा जाता है। Q, U, X, Y, Z इन सारी चीजों को हटा दिया गया है, इसको नई नाम में शामिल किया जाता है। चक्रवातों के नामकरण के लिए अक्षर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ये तो वही बात है ना, यहाँ पे बताएगा अभी। वर्ष 1979 से पहले चक्रवातों का नाम सिर्फ महिलाओं के नाम पर आधारित होता था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है स्टेटमेंट देके पूछ ले।
तो ये याद रखें कि 1979 से पहले चक्रवातों का नाम सिर्फ महिलाओं के नाम पर ही रखा जाता था। इसके बाद चक्रवातों के नाम पुरुषों के नाम पर भी रखे जाने लगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नामों की 6 सूचियां तैयार की हैं। अब इसने क्या किया कि नाम है, बहुत सारे नाम है, उसकी 6 सूची बना ली है अलग अलग। इन नामों को 6 वर्ष बाद पुनः प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त यह है कि जो चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं उनका नाम सूची से हटा दिया जाता है। यानी उनका नाम हटा दिया जाता है इसलिए ताकि उनकी विशेषता बची रहे। अब बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे जो नुकसान करके जाता है, वृहद नुकसान, उसको इसलिए हटा दिया जाता है ताकि उसका नाम दोहराया ना जा सके, वो याद रहे इतिहास में, इसलिए इसमें से हटा दिया जाता है। अब जो भी चक्रवात हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से के ऊपर से गुजरता है उसका नाम कौन कौन से देश रख सकते हैं? तो उसका नाम कौन रख सकता है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड और ओमान। इनमें से कोई भी उसका नाम रख सकता है जो भी हिंद महासागर को उत्तरी दिशा से होकर के गुजरता है चक्रवात। भारत ने अब तक कौन कौन से नाम रखे हैं? तो अग्नि, आकाश, बिजली, लहर, जल, मेघ, सागर और वायु। ये सारे नाम कौन रखा है? तो भारत। इसमें से 2-4 याद रख लेंगे, कहीं एग्जांपल देना हुआ, अगर आंसर राइटिंग में कहीं कोट करना हुआ कि भारत ने अभी तक कौन कौन से नाम रखे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2-4 नाम इसमें से। हाल ही में आए चक्रवात कौन कौन से हैं? तो वो है मवार, बाइपोरजॉय तथा गुचोल। अब मवार को सुपर टाइफून की श्रेणी में रखा गया था। ये किसके अंतर्गत कैटेगराइज किया जाता है, कैसे श्रेणी तय की जाती है? तो स्पीड के आधार पर की जाती है, जो कि मई में उत्पन्न होने वाला अभी तक का सबसे शक्तिशाली चक्रवात था। यानी अभी तक जितने भी चक्रवात आए हैं तो मई में उत्पन्न सबसे शक्तिशाली चक्रवात यही है, मवार। नेक्स्ट आर्टिकल सीबीआई के बारे में। अब ये चर्चा में क्यों? देखिए अभी जो मणिपुर में ये सारी हत्याएं हो रही है, जो मणिपुर में केस हुआ है, वहां पे हिंसा जो फैली, वहां पे भी सीबीआई की एक टीम नियुक्त की गई है ताकि वो इसकी छानबीन करे कि क्या ये पहले से प्री प्लान था। इसी तरीके से जो अभी उड़ीसा दुर्घटना हुई है रेल वाली, वहां पे भी सीबीआई की एक टीम लगा दी गई, तो वो भी यहाँ पे भी छानबीन करे। तो सीबीआई अपने आप चर्चा में आ गई। अब जो भी चर्चा में संगठन होता है उसको तो कवर करना इंपॉर्टेंट होता ही है, क्या पता कौन से एग्जाम में पूछ ले। तो सीबीआई को हम देखते हैं इसके बारे में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो सीबीआई की स्थापना 1963 में किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। लेकिन बाद में कहां भेज दिया गया इसे? तो कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। यानी 1963 में जब इसकी स्थापना की गई तो इसका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन था, इसका पैतृक संस्थान कौन था? तो वो था गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। लेकिन बाद में इसको कहां दे दिया गया? तो इसको दे दिया गया कार्मिक मंत्रालय में, और उसकी स्थिति वहां एक संबद्ध कार्यालय के रूप में रही। बाद में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो कि निगरानी के मामले देखता था, कभी सीबीआई में विलय कर दिया गया। किसका? तो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक विंग थी, एक यूनिट थी, इसका भी सीबीआई में विलय कर दिया गया। सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम आयोग, कौन से, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से आयोग ने की थी? तो संथानम आयोग ने, या संथानम समिति ने इसकी सिफारिश की थी कि सीबीआई जैसी कोई संगठन होनी चाहिए। उसके आधार पर ही बनाया गया था सीबीआई को। ये इंपॉर्टेंट रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका एग्जाम में कि किस समिति के आधार पर सीबीआई का गठन किया गया था। तो ये संथानम आयोग की समिति थी, संथानम समिति थी जिसके आधार पर सीबीआई का गठन किया गया। और संथानम समिति कब से कब तक थी? तो 1962 से 1964 तक इसका फॉर्मेशन किया गया था। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है, यानी इसका कोई एक्ट पास करके सीबीआई को नहीं बनाया गया था, ना ही इसका संविधान में जिक्र, यानी ना तो ये संवैधानिक संस्था और ना ही वैधानिक संस्था, यानी ना तो ये इसको कोई लॉ पास करके बनाया गया, ना कोई कानून पास करके बनाया गया, ना इसका जिक्र संविधान में है। यानी एक क्या है? तो एक कार्यकारी संस्था एक तरीके से कह सकते हैं, जिसका एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाया गया है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है। और जो सीबीआई की शक्तियां हैं वो कहां से प्राप्त करता है? तो ये एक्ट है दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946, इसी से इसको सीबीआई को शक्ति दी जाती है, यानी इसी के अंतर्गत ये काम करता है। हालांकि इसकी स्थापना जो की गई वो किसी लॉ के द्वारा नहीं की गई है, याद रखेंगे। ये कोई वैधानिक संस्था नहीं है, ना ही संवैधानिक संस्था है। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा लोकपाल की भी सहायता करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनआईए एवं सीबीआई द्वारा जांच किए जाने वाले विषयों की प्रकृति में अंतर होता है। एनआईए की स्थापना 2008, अब ये एनआईए क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो जब मुंबई में अटैक हुआ था बम वाला 2008 में, तब उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को देखता है, और जबकि सीबीआई भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को देखता है। केवल आतंकी घटनाओं, आतंकियों के वित्त पोषण तथा अन्य आतंकवाद से जुड़े अपराधों की जांच के लिए ये एनआईए, ये सारी चीजें कौन करता है? तो ये एनआईए करता है। आतंकी घटनाओं से, आतंकियों के वित्त पोषण से जुड़े जो मामले तथा आतंकवाद से जुड़े अपराधों की जो जांच है, ये कौन करता है? एनआईए करता है। वहीं सीबीआई भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध तथा गंभीर एवं संगठित अपराध, आतंकवाद के अतिरिक्त से जुड़े मामलों का अनुसंधान करती है। सीबीआई का संगठन देखते हैं तो इसमें कौन कौन से? तो मूल रूप से 1963 में सीबीआई की स्थापना निम्नलिखित 6 संभागों, 6 डिविजन्स को साथ मिला करके की गई थी। कौन कौन से थे इसमें? तो अनुसंधान एवं भ्रष्टाचार निरोधक संभाग, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना। नेक्स्ट तकनीकी संभाग, अपराध अभिलेख एवं सांख्यिकी संभाग, शोध डिपार्टमेंट, कानूनी एवं सामान्य डिपार्टमेंट, और ये प्रशासन संभाग। यानी 6 चीजों को मिलाकर के, 6 डिपार्टमेंट को, 6 डिवीजन को मिलाकर के इसकी स्थापना की गई थी सीबीआई की।
आइए देखते हैं सीबीआई के कार्य क्या क्या है। तो सीबीआई क्या करती है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों, किसके, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा दुराचार आदि मामलों का अनुसंधान करती है, यानी इसके बारे में देखती है, इसकी रिसर्च करती है, इसकी जांच पड़ताल करती है। उसके बाद इसके अगेंस्ट केस फाइल करते हैं और फिर कोर्ट में लेकर के जाते हैं, जहां पे कोर्ट इसको सजाएं देती है अगर कोई किसी को दोषी पाया जाता है तो। नेक्स्ट पॉइंट है राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों का अनुसंधान करना, जैसे आयात निर्यात नियंत्रण से संबंधित कानून। उसके बाद कौन सा, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़ा कानून, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन आदि के उल्लंघन के मामले में। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों का अनुसंधान जिनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो, यानी जो पेशेवर अपराधी होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स जो होते हैं, अभी इनके द्वारा किया गया कोई भी काम जिसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या हमारे राष्ट्रीय लेवल पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में कौन देखेगा, तो ये देखेगा सीबीआई। अब सीबीआई जो है यही यूएन से कोऑर्डिनेट भी करता है, यानी जब किसी बाहर देश में जाना होता है अपराध के बारे में जानकारी लेने या अपराध का देखने, वहां पे उसके बारे में पता लगाने, उसकी रिसर्च करने, उनको खोजने, तो ये कौन करता है, सीबीआई का ही काम है। ये जाकर के यूएन से करता है या वहां पे अन्य देशों के साथ मिलकर के काम करता है, सीबीआई ही करता है ये सारी चीजें। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना, राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामलों का अनुसंधान के लिए हाथ में ले लेना, यानी अगर राज्य सरकार चाहे, वो रिक्वेस्ट करती है और केंद्र सरकार इसको अलाउ कर देती है, तो सीबीआई इसकी पड़ताल कर सकती है राज्यों के स्तर पर भी। हालांकि इसकी जो विशेष स्थापना की किसके लिए की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप केंद्र सरकार के लिए की गई, लेकिन अगर राज्य इसकी रिक्वेस्ट करता है और केंद्र सरकार अलाउ करती है तो ये फिर राज्य के स्तर पर भी जाकर के काम कर सकता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह कि राज्यों की सहमति, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि राज्यों की सहमति होना इंपॉर्टेंट है। अगर सीबीआई राज्यों में जाकर के काम करना चाहते तो वहां पे राज्यों की सहमति होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि अगर इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है या अति महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है, तो वहां पे सीबीआई को इजाजत लेने की जरूरत नहीं, राज्यों से बिना इजाजत के भी जा सकती है। अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण तथा आपराधिक सूचनाओं का प्रसार, ये सारे सीबीआई के काम है। नेक्स्ट है ये वन लाइनर टाइप के कुछ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 जून 2023 को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र, कहाँ पे, तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन, किसका, पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ करेंगे, नई दिल्ली में करेंगे। कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। अब देखिए, क्योंकि ये पहले तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन जो तो अक्सर वनडे एग्जाम में, स्टेट पीएससी में वन लाइनर टाइप में पूछ लिए जाते हैं करंट के हिसाब से। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, पहले कहाँ पे करेंगे, तो नई दिल्ली में करेंगे, दूसरा कौन करेंगे, तो ये करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट पॉइंट है आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत सैन्य अभ्यास के केंद्र है और ये फ्लोटिंग सॉवरेन एयरफील्ड। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका मतलब ये कि मान लीजिए कोई समुद्र है, समुद्री इलाका है, तो ये नहीं कि इनको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, ये फ्लोटिंग है, यहाँ पे चाहे यहाँ पे आ सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे जा सकते हैं, आवश्यकता अनुसार को चाहे जहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। ये किस किस के लिए काम आ सकता है, तो MiG-29 के फाइटर जेट्स, MH-60R, कामोव, सी किंग, चेतक और ALH हेलीकॉप्टर सहित विमानों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक लॉन्च प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। अब इनका क्या मतलब, ये जो सारे नाम मैंने अभी बताया, MH-60R हो गया, MiG-29 हो गया, इसके लिए यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म देता है, यानी ये सारे जहाज इस पर उतारे जा सकते हैं, इतना बड़ा है और इसको कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है पूरे समुद्र में, ऐसा नहीं कि एक जगह खड़ा कर दिया तो वहीं पे रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उत्तर प्रदेश को वाराणसी में G20 विकास मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कौन करेगा, एस जयशंकर साहब करेंगे। कौन हमारे विदेश मंत्री हैं, कहाँ पे, तो वाराणसी में। इंपॉर्टेंट रखें, अब ये स्टेट पीएससी स्पेसिफाइड भी हो गया कि वाराणसी में किसका करेंगे, विदेश मंत्रियों के। कुछ वन लाइनर टाइप के हैं जो अक्सर वनडे एग्जाम या स्टेट पीएससी में पूछ लिए जाते हैं। इसमें पहला पॉइंट है पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कौन कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, नई दिल्ली में कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बस कहाँ पे कर रहा है और कौन कर रहा है। अक्सर वनडे एग्जाम में स्टेट पीएससी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत सैन्य अभ्यास के केंद्र हैं और ये फ्लोटिंग सॉवरेन एयरफील्ड के रूप में काम करते हैं। जो MiG-29 के फाइटर जेट्स, MH-60R, कामोव, सी किंग, चेतक और ALH हेलीकॉप्टरों सहित विमानों की एक विशेष श्रृंखला के लिए एक लॉन्च प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। ठिकानों को कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इस पॉइंट को इंक्लूड करने का क्या मतलब है, यहाँ पे इसके इसलिए इंक्लूड किया गया है, इसको इसलिए लिखा गया है। देखिए आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत अगर कभी एग्जाम में दे करके पूछ ले कि क्या है, ये लॉन्चिंग पैड है या मिसाइल है या रॉकेट है, तो इस तरीके से इसलिए मैंने इसको लिखा है यहाँ पे, ये लॉन्चिंग पैड है। किसको किसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MH-60R हो गया, 29 हो गया मिग वाला, इन सारी चीजों को लॉन्च कर सकता है, इन सारी चीजों को अपने ऊपर उतार सकता है। यानी ये क्या है, तो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। और इसको कहीं भी, जैसे मान लीजिए पूरा समुद्री इलाका होगा, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर इसको एयर बेस बना दिया गया, कोई बेस बना तो ये यहीं पे रहेगा। ये फ्लोटिंग है, यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे मतलब जरूरत पड़ने पे इसको कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है, तो डॉक्टर एस जयशंकर साहब। आप सभी को पता होगा इनके बारे में, ये तो एक सिविल सर्वेंट रह चुके हैं और ये फिर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं इस समय। सारे लोगों को, सारे देशों को हमारे आगे पीछे घुमा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो गया, चाहे रशिया हो गया, सब हमारा मुंह जो रहे हैं। इनकी ऐसी नीति लेकर के चल रहे हैं, विदेश नीति। उत्तर प्रदेश को वाराणसी में G20 विकास मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक 11 से 13 जून 2023 के बीच वाराणसी में आयोजित की जाएगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन करेगा, तो एस जयशंकर साहब करेंगे। कहाँ पे करेंगे, तो वाराणसी में करेंगे। किसके विकास मंत्रियों को, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखेंगे कि वाराणसी में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लंबी कूद के खिलाड़ी कौन है, शिवशंकर मुरली को पेरिस डायमंड लीग में कांस्य पदक मिला। यानी पेरिस डायमंड लीग जो थी उसमें श्री शंकर मुरली को क्या मिला है, तो कांस्य पदक मिला है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में CSIR IIIM, ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर में मेडिसिन से जुड़ा एक इंटीग्रेटिव इंस्टीट्यूट है, द्वारा आयोजित 2 दिवसीय स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।